सॉरी आज डिले हो गया, बट एनीवेज आज ये चैप्टर जो करना है ये छोटा है, जल्दी हो जाएगा. सो दिस चैप्टर इज अबाउट ईरानियन एंड मेसिडोनियन इन्वेजन्स. तो पहली बात तो ईरान तो तुमको पता ही है. नाउ व्हाट इज मेसिडोनिया? मेसिडोनिया कहाँ है, किसी को पता? या ग्रीस. ओके, सो ग्रीस के ऊपर है वैसे मेसिडोनिया. इट्स नॉट एग्जैक्टली ग्रीस, बट स्टिल इट्स कॉल्ड अ ग्रीक इन वे एम्पायर. ओके, सो अब ये जो ईरानियन इन्वेजन्स यहाँ पे हुए, सो नाउ यू नो नॉर्थ, जैसे जो जब एट द टाइम ऑफ बुद्धा, नाउ वी डिड इन द लास्ट क्लास दैट बिम्बिसार वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा, यानी जो हरियंक डायनेस्टी थी, जो मगध एम्पायर की पहली डायनेस्टी थी. सो अंडर बिम्बिसार बेसिकली मगध एम्पायर एक्सपैंडेड. और ये जो पीरियड था 5th century BC टू 4th century, 5th 6th century BC का जो पीरियड था, ये इस पीरियड में नॉर्थ ईस्टर्न साइड में कई छोटे मोटे प्रिंसिपैलिटीज और किंगडम्स आए जो इवेंचुअली मगध एम्पायर के साथ मर्ज हो गए. लेकिन ये जो नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है, नाउ दैट प्रेजेंटेड ऑल टुगेदर डिफरेंट पिक्चर. यानी नॉर्थ वेस्ट यानी कौन सा पार्ट हुआ, जो आज का प्रेजेंट डे पाकिस्तान और सदर्न अफगानिस्तान वाला जो एरिया है. तो यहाँ पर तीन मेजर किंगडम्स थे. कई सारे छोटे थे, लेकिन उसमें तीन जो मेजर थे वो थे द कंबोजाज, द गंधाराज एंड द मद्राज. ठीक है. तो इफ यू रिमेम्बर, मद्रा क्लैन के साथ की बेटी के साथ भी बिम्बिसार ने एक शादी की थी. सो दैट वाज इन द पंजाब एरिया. ओके, देन गंधार इज इन अफगानिस्तान, जो कंधार सिटी है वहाँ का, और कंबोजाज थोड़ा साउथ साइड में. तो ऐसे तीन मेजर किंगडम्स वहाँ पर थे. लेकिन अब इन मेजर किंगडम्स की वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि ये तीनों एक दूसरे के साथ ही हमेशा परपेचुअली दे वर एट वॉर विद ईच अदर, ऑल द थ्री किंगडम्स. कौन कौन से? कंबोजाज, मद्रा, गंधाराज एंड मद्रास. तो ये इनके वॉर की वजह से इन तीनों ने एक दूसरे को बहुत वीक बना दिया. नाउ सेम थिंग हैपेंड इन साउथ इंडिया आल्सो लेटर ऑन इन द 2nd 3rd century AD. यानी वहां पर जो तीन मेजर किंगडम्स थे, पांड्यास, चोलाज एंड चेराज, ये तीनों एक दूसरे से लड़ लड़ के इन लोगों ने अपनी बहुत किंगडम को वीक बना दिया था. वॉर ऑलवेज कॉस्ट मनी, not only money, but it creates a lot of disturbance, and economy cannot thrive during a war period. So war is always a drag on the economy. तो अब ये जो तीनों किंगडम्स थे, ये तीनों ने एक दूसरे को उसके साथ लड़के काफी वीक कर दिया था. तो उसका फायदा फिर जो नेबरिंग किंगडम्स थे ना, पाकिस्तान का इमीडिएट नेबर वेस्टर्न साइड में कौन है? दैट इज ईरान. ओके, तो ईरान में एक आर्किमिनियन रूलर्स, आर्किमिनियन डायनेस्टी का एक रूल वहां पर एस्टेब्लिश हुआ, और वो काफी स्टेबल रूल था. नाउ दे वांटेड टू एक्सपैंड देयर एम्पायर इन ऑल डायरेक्शंस. तो वहां का उस समय जो रूलर था डैरियस, उस समय जो वहां का रूलर था डैरियस, ही पेनिट्रेटेड इनटू नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन 516 BC, 516 BC, यानी ऑलमोस्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हरियंक डायनेस्टी, जब वो इधर चल रही थी मगध साइड में. एक्चुअली मगध एम्पायर जो है वो अशोक के टाइम पे पाकिस्तान अफगानिस्तान तक एक्सपैंड हुआ था, उससे पहले नहीं. तो he penetrated into northwest India in 516 BC and annexed Punjab, now west of Indus and Sindh area. यानी तुम बोल सकते हो कि एंटायर पाकिस्तान एरिया उन्होंने एनेक्स कर लिया. एंड देन उन्होंने वहाँ पे 20th प्रोविंस उसको डिक्लेयर कर दिया ईरान का. यानी सत्रपी बोलते हैं उसको, जो सत्रप सिस्टम. सत्रप मतलब क्या होता है? सत्रपी मतलब क्या होता है? प्रोविंस. तो ये ईरानियन वर्ड है, और रीजनल सत्रप से वर्ड भी अभी इंग्लिश में आ गया है. नॉट इज पार्ट ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी. सत्रप मतलब वहाँ का रीजनल लीडर. ओके, नाउ यू कैन से दैट जैसे ममता बनर्जी इज अ रीजनल सत्रप ऑफ बंगाल, तो उस एरिया का जो टॉप लीडर होगा. सो इस प्रोविंस को उन्होंने 20th सत्रपी करके उसको गिना. उसके टोटल 28 सत्रपीस थे अकेमिनियन एम्पायर के. ठीक है. Now it had to pay a tribute of 360 talents of gold
which accounted for 1/3 of the total revenue from Iran. Now ये एरिया प्रॉस्परस तो था ही बिकॉज ये फर्टाइल लैंड ये था, तो अकेला ये भले ये 20वां प्रोविंस था उसका, 28 में से वन ऑफ द प्रोविंस था, उसको 20वां प्रोविंस 17 भी बोलते थे, 20th, लेकिन 1/3 रेवेन्यू अकेले इसी एरिया में से आता था ईरान का। ठीक है, और फिर उसका जो सक्सेसर था डारियस का, जेरसेस, ही एम्प्लॉयड इंडियंस इन द लॉन्ग वॉर अगेंस्ट ग्रीस। अब देखो ईरान के उस तरफ फिर क्या शुरू हो जाता है, टर्की, और फिर वो मेडिटेरेनियन सी, मतलब वो एजियन सी क्रॉस करके वहां पर सीधा ग्रीस आता है। तो अब ये उसका ये टर्की तक एम्पायर था इस साइड में, किधर, नो इफ देयर इज अ मैप आई विल एक्सप्लेन। ओके, ये देखो, ये देयर इज अ मैप, सी, ये देखो नाउ, ये पार्ट ये ईरान इज समवेयर हियर, ओके, और ये जो पार्ट है ये अपना नॉर्थ वेस्ट इंडिया का पार्ट है। नहीं, नॉट हियर, जस्ट अ मिनट, दिस इज दैट पाकिस्तान। ये गंधार और ये सारा जो एरिया, ये वो एरिया है जहाँ पे तीनों मेन किंगडम्स थे। कौन कौन से? गंधारास, कंबोजास एंड मद्रास। एंड इधर फिर ईरान है, और ईरान के इधर फिर इराक और बाकी के कंट्रीज होते हुए, और फाइनली ये टर्की तक। तो ये अखेमेनियन एम्पायर जो था ये इतना बड़ा ऑलरेडी हो चुका था, और फिर उन्होंने इधर से उसको यहाँ पे एक्सपैंड कर लिया। एंड नाउ उनका अब डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ग्रीस के साथ है। नाउ दिस इज ग्रीस, ऑलराइट, और यहाँ वो मेसिडोनियन एम्पायर था। So in this period, many Indians were employed by Darius in Iranian army, और उसी वजह से एक रेशियल इंटरमिक्सचर भी इस एरिया में काफी हुआ है। So, and not only that, during this Achaemenian rule, Greek traders etc. had come to India side, India and not completely India, on this side of, ये ग्रीक ट्रेडर्स यहाँ तक आके उन्होंने अपने बिजनेसेस एस्टैब्लिश किए थे, and many Greeks had settled down in this area. So this also caused that racial intermixture since a very long time. Okay, तो अब ये जो पार्ट था, ये इतना बड़ा एम्पायर आर्किमिनियन एम्पायर के नाम से जाना जाता था, दिस एंटायर थिंग। ये जितना भी ऑरेंजिश पार्ट दिख रहा है, दिस वाज पार्ट ऑफ द आर्किमिनियन एम्पायर। सो सी, अगर तुम हिस्टोरिकली देखो, वर्ल्ड में जितने भी एम्पायर्स है उनके ज्योग्राफी और ये सब चेंज होते रहते हैं। नाउ इंडिया, ये जो प्रेजेंट कंट्रीज हमको दिख रही है, हिस्ट्री के हिसाब से ये बहुत छोटा टाइम पीरियड है। नाउ इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट इन 1947, इट्स ओनली 70 इयर्स नाउ, 70 प्लस इयर्स। और बाकी की भी कंट्रीज के ये सब ज्योग्राफी, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से डीकोलोनाइजेशन जब से हुआ तब से वो प्रेजेंट मैप्स बने हुए हैं। अब ये 70-80 साल पहले तो ये पूरे मैप्स डिफरेंट थे, क्योंकि उससे पहले इंडिया अनपार्टीशन था, तो इंडिया में पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था। अब इन फ्यूचर भी ऐसा ही रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दिस इज नॉट विद दिस, विद एवरी कंट्री इट इज पॉसिबल, मेनी कंट्रीज में भी कार्व्ड आउट। अब बाकी छोड़ो ना, अभी 1990 तक सोवियत यूनियन हुआ करता था, और 91 में क्या हुआ, उसमें से 15 कंट्रीज अलग निकल गई, तो वो फिर से वो मैप चेंज हो गया। ओके, सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग, एंड दिस हैव बीन हैपनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब पीछे एक रोमन एम्पायर हुआ करता था, ऑटोमन एम्पायर, उसमें पूरा यूरोप उसके अंडर में था। ओके, वो एक अलग मैप होगा। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। फिर जब एलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ तो एलेक्जेंडर अगेन कॉन्कर्ड दिस एंटायर टेरिटरी, इसमें फिर टर्की भी आ गया उसके एम्पायर में, और ये आर्केमिनियन, प्रेजेंट आर्केमिनियन एम्पायर है, वो भी आ गया। ओके, फिर नॉट ओनली दैट, ये इजिप्ट और ये पार्ट भी उस ग्रीक एम्पायर, अलेक्जेंडर के एम्पायर का पार्ट था। सो दिस इज अनदर मैप देन। ओके, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग। So no political entities you can say that they are constant and they will remain forever. Okay, now अब इन कॉन्टैक्ट्स की वजह से बेसिकली इंडिया में एक खरोश्ती स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस हुई फॉर द फर्स्ट टाइम। नाउ व्हाट इज अ खरोश्ती स्क्रिप्ट? खरोश्ती स्क्रिप्ट वही है जिस तुमने उर्दू, फारसी, अरबी तुमने देखी होगी किस टाइप स्टाइल में लिखी होती है, दैट स्क्रिप्ट इज बेसिकली कॉल्ड खरोश्ती स्क्रिप्ट।
और खरोष्टी स्क्रिप्ट की खासियत ये होती है कि इट इज रेड फ्रॉम हियर टू हियर. ओके, हाउ वी रीड इंग्लिश, वी रीड फ्रॉम दिस, इन दिस डायरेक्शन. द पर्शियन Achaemenid Empire, we are reading from left to right. Now all these scripts are read from right to left. Okay. So उसकी जो किताब है वो भी उल्टी डायरेक्शन, जहाँ अपनी किताब खत्म होती है वहाँ उस डायरेक्शन से उसकी किताब शुरू होती है. Okay, so the Arabic, Persian, Urdu, all these are basically Kharoshti scripts, and they are read and written from right to left. तो ये पहली बार इंडिया को का इससे कांटेक्ट हुआ. और फिर अशोकन इंस्क्रिप्शंस कुछ जो उसके बाद में जब अशोक का एम्पायर इस एरिया में आ गया था, ये एरिया में जब अशोक का भी एम्पायर आ गया था, तो उसके कई सारे इंस्क्रिप्शंस और कई रॉक एडिक्ट्स मिले हैं जो खरोष्ती स्क्रिप्ट में लिखे गए. ठीक है. बट इट इज रॉन्ग टू थिंक दैट पंचमार्क कॉइन्स जो है वो ईरान के इन्फ्लुएंस की वजह से आए, वो बेसिकली बाद में आए. लेकिन ईरान का जो इस पे इन्फ्लुएंस था इंडियन स्कल्पचर पे, वो क्लियरली परसेप्टेबल था, एंड इट गॉट फर्दर रिफाइनमेंट विद द ग्रीक इन्फ्लुएंस. यानी उस ग्रीक्स की वजह से एग्जैक्टली ह्यूमन बीइंग जैसे दिखते हैं वैसे मूर्तियां वो मतलब बनाना शुरू कर दिया, और वैसी वो मूर्ति कला इंडियन सीख गए. ओके. तो उसके बाद फिर आता है, अच्छा उन्होंने उसके कई सारी कॉमन वर्ड्स भी है, मतलब इस एरिया में जो वर्ड्स यूज होते हैं इंडिया में भी कई सारे वो सेम वर्ड्स है. जैसे कि डीपी इज अ वर्ड यूज्ड फॉर लिपि. ओके. ओके. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द एलेक्जेंडर्स इन्वेजन. अब कैसा होता है कि हर एम्पायर एक स्टेज तक रहता है, उसके बाद वो वीक होता है बिकॉज ऑफ सम इनहेरेंट वीकनेसेस, मेनी अदर कॉजेस. अब एक जमाना था नॉट वेरी लॉन्ग बैक, 70 years 60 70 years बैक, दैट आधी दुनिया पे ब्रिटेन का राज था. ओके. सो सन नेवर सेट इन द ब्रिटिश एम्पायर. इतना बड़ा एम्पायर था ब्रिटिश एम्पायर. सो उसका तो मैप भी ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि वो पूरा वर्ल्ड ही कवर करना पड़ेगा उसमें. इतना बड़ा एम्पायर था ब्रिटिश ब्रिटिश का. ये सब जो हमने अभी ये एरिया बनाया ये भी सब पूरा ब्रिटिश ऑक्यूपेशन में था. नॉट ओनली दिस, द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान से लेके अफगानिस्तान, उधर बर्मा, फिर बर्मा के आगे फ्रेंच रूल वगैरह था, तो ये भी ब्रिटिश कंट्रोल में ही था. फिर नॉर्थ अमेरिकन टेरिटरीज वर अंडर ब्रिटिश कंट्रोल. अफ्रीका की कई कंट्रीज में ब्रिटिश रूल था. सो इट वाज अ इनॉर्मस एम्पायर. तो ये सब चेंज होता रहता है. नाउ दिस आल्सो दिस एम्पायर आल्सो गॉट वीकेंड बिकॉज ऑफ सम रीजंस, जो जैसे कि बाकी के एम्पायर्स होते हैं. एंड देन द एडवांटेज वाज टेकन बाय द मैसिडोनियन रूलर्स. नाउ मैसिडोनिया यहाँ पर एक किंगडम था और एलेक्जेंडर वहां से था. एंड ही वाज क्वाइट एम्बिशियस and a great charismatic leader. So since the 20s only he had dreamt of conquering the world. अब पहले कैसा लगता था कि ये यहाँ से इधर इधर आएंगे और यहाँ पर इसके आगे वर्ल्ड खत्म हो जाता है. पहले कोई ग्लोब वगैरह का नॉलेज थोड़ी ना था. ओके. इधर साइड का पता था यूरोप का, लेकिन अब ग्रीक्स को बेसिकली इंडिया के बारे में पता कैसे लगा था? एक्मेनियन एम्पायर की वजह से. क्या दैट ऑन दिस साइड ऑफ द वर्ल्ड देयर इज अ प्रॉस्परस किंगडम, एंड वहाँ पर काफी वेल्थ है. बिकॉज जैसे हमने अभी देखा कि ये जो एक्मेनियन एम्पायर था इसका 1/3 रेवेन्यू अकेले इस पार्ट में से ही आता था. जो इंडियन सत्रपी थी उसकी 20th सत्रपी जो थी, जो इंडियन ऑक्यूपेशन था, तो 1/3 रेवेन्यू एक ही इतने छोटे से एरिया में से आ रहा है. तो ये बाकी इंडिया में तो कितना खजाना होगा. तो ये दिस बेसिकली मेड देम सलाइवेट. इट वाटर्ड देयर माउथ्स एंड दे डिसाइडेड टू कॉन्कर दिस एंटायर टेरिटरी इंक्लूडिंग इंडिया. और फिर उस इसमें he started his expansion from Greece towards this area. तो वो करते करते he finally reached here, and यहाँ पे पहुंचने के बाद he could easily subjugate ये जो 3 मद्रा, कंबोज और ये सब जो छोटे मोटे प्रिंसिपैलिटीज बची थी, ये फिर से इमर्ज हो गई थी और उनके साथ उनकी लड़ाई करके उनको इजीली सब्जुगेट कर दिया था. उसमें से एक किंग इंडियन किंग है जो हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है, वो बेसिकली इंडियन हिस्ट्री में नहीं, वो ग्रीक सोर्सेज से ये नॉलेज मिली है. तो पोरस करके एक किंग था जिसका किंगडम झेलम और चेनाब के बीच में था. तो
he put a very tough resistance to Alexander's army. Of course, he was eventually defeated. लेकिन Alexander was impressed by uh, his way of fighting, his way of administration, his charismatic leadership. अलेक्जेंडर ने उससे बहुत इम्प्रेस हो गया था. और वो एक फेमस उन दोनों का एक डायलॉग है, वो हिस्ट्री में क्रॉनिकल्ड है, काफी फेमस है वो. सो when he was finally defeated and he was brought as a prisoner to Alexander, तो एलेक्जेंडर ने उससे पूछा था कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए, तो यानी मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, है ना. सो ही सेड, पोरस सेड कि मेरे साथ वही किया जाए जो एक दोस्त अपने दोस्त के साथ करेगा. तो ये इस बात से भी एलेक्जेंडर और इम्प्रेस हो गया. एंड ही बेसिकली नॉट ओनली स्पेयर्ड हिज लाइफ, उसका किंगडम भी रिस्टोर कर दिया, बट अंडर द ओवरऑल सुजरेनिटी, यानी अंडर द पैरामाउंटसी ऑफ द ग्रीक एम्पायर. यानी वो अपने इसमें इंडिपेंडेंट रहेंगे, लेकिन उनका वो बेसिकली ग्रीक एम्पायर का पार्ट रहेंगे. इस दिस काइंड ऑफ सिस्टम. सो फाइनली एलेक्जेंडर ये था. नाउ अब यहाँ से बात आई थी कि अब इधर से इधर कैसे मार्च करना है. तो एलेक्जेंडर की आर्मी ये जो है, अब ये इस एरिया में तो आ चुके थे, इस एरिया में यहाँ यहाँ तक आ गए थे ग्रीस से, यहाँ तक ये पूरा एरिया कैप्चर कर लिया था, इंक्लूडिंग इजिप्ट. ये भी, ये पूरा एरिया, ये तो पूरा डेजर्ट है सऊदी अरेबिया, इसको कैप्चर करके करेंगे क्या. सो अब यहाँ से बात थी कि अभी आगे फर्दर इंडिया में अंदर इनरोड्स बनाने हैं. तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई थी कि दो तीन प्रॉब्लम्स आ गई थी एलेक्जेंडर के साथ. एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि उसके जो सोल्जर्स थे, नाउ दे वर आउट ऑफ अवे फ्रॉम देयर होम्स फॉर द पास्ट 10 years, क्योंकि इतना बड़ा एरिया कॉन्कर करते करते यहाँ तक पहुँचने में ऑब्वियसली कई साल लगेंगे, क्योंकि उस समय कोई मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो थे नहीं. सो दे वर बेसिकली होम सिक. नाउ दे वर वेरी डिमोरलाइज्ड. उनको नहीं, उनको और लड़ाइयाँ करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था. फिर एक दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन था कि अब ये जो पूरा एरिया है, जैसे हमने ज्योग्राफी में भी किया था, दिस एरिया इज वेल नोन फॉर अ वेरी प्लेजेंट एंड वंडरफुल क्लाइमेट. ठीक है, काइंड ऑफ एयर कंडीशन क्लाइमेट यहाँ पे रहता है. विंटर्स में थोड़ा कोल्ड रहता है, बट अदरवाइज वेरी नाइस क्लाइमेट. अब वो यहाँ से सीधा इधर आ गए ट्रॉपिकल एरिया में, और यहाँ पर रहता है 45 डिग्रीज टेम्परेचर समर्स में. तो उनकी तबीयतें बड़ी खराब हो रही थी, सबकी सबकी तबीयतें खराब होने लग गई. दे वर गेटिंग नोशियाटिक और एंड सिक. तो उनका मॉरल और कम हो गया. और फिर दूसरा, उनको जो इनपुट्स मिले उस समय, यहाँ पे नंदा डायनेस्टी का रूल था मगध एम्पायर में. उनको जो इनपुट्स मिले कि नंदा डायनेस्टी के पास 2 लाख सोल्जर्स खड़े हैं राइट नाउ, और उसके अलावा दे हैव अराउंड 6,000 एलिफेंट्स in their army and more than 20,000 40,000 horses, horse drawn soldiers. तो इतनी बड़ी आर्मी सामने खड़ी है, उसको वो सोच के उन्होंने हाथ खड़े कर दिए. एक तो वैसे भी तबीयत भी सबकी खराब चल रही थी. तो एलेक्जेंडर ट्राइड टू मोटिवेट हिज सोल्जर्स. अब ये जो एलेक्जेंडर ने उस समय अपने सोल्जर्स को एक भाषण दिया था, एक मोटिवेशनल भाषण दिया था कि कैसे, क्या, क्यों नहीं तुमको, क्यों आगे लड़ना चाहिए. वो भाषण जो है वो पूरे वर्ल्ड में इट इज काउंटेड एज वन ऑफ द, इट कम्स इन द टॉप 10 स्पीचेस एवर रिकॉर्डेड इन द वर्ल्ड. वो कहीं तुमको पढ़ने को मिले तो जरूर पढ़ लेना कि how Alexander motivated his soldiers. All right, so this उसके फाइनली, लेकिन फिर सोल्जर्स मान ही नहीं रहे थे, तो वो क्या कर सकता है, अकेला लीडर थोड़ी ना लड़ सकता है. So finally he gave up his plans to invade India, and then he returned back. एंड वाइल रिटर्निंग बैक, एक्चुअली उसको एलेक्जेंडर द ग्रेट भले ही बोलते हैं, लेकिन उसने वैसे फिर परसिक्यूशन, अब यहाँ पे जो पर्शियन एम्पायर था, जो पारसीज लोग है, पारसी कम्युनिटी जो इंडिया में भी है, वो ईरान में थी, तो उनके सारे टेम्पल्स और उनके वो पूरे रिलीजन को खत्म कर दिया और उनका हेवी परसिक्यूशन शुरू किया. और ये वही टाइम है जब ये कई सारे पारसीज दुनिया के अलग अलग जगहों में गए, लेकिन उसका मेजर माइग्रेशन हुआ इंडियन साइड में, एंड दे केम टू गुजरात, एंड द किंग ऑफ गुजरात गेव देम पैट्रनेज. और फिर वो गुजरात में सेटल हुए, एंड स्टिल इट इज अ वेरी माइनॉरिटी कम्युनिटी. देयर आर हार्डली 1 लाख पारसीज लेफ्ट इन द वर्ल्ड. उसमें भी वो लोग शादियां भी नहीं करते.
So it is a dying community. Okay, so एलेक्जेंडर का ये था. नाउ ही स्टार्टेड रिटर्निंग, उसने ये सब ये किया. फिर फाइनली हियर इन इजिप्ट, he died here in Egypt of malaria or some other. He was very young when he died. He was hardly 40 years old. Not 40, 32 years I think. वो देख लेंगे. So you can imagine such a young lad. He captured, he carved out such a big empire. और फिर एलेक्जेंडर की डेथ के बाद वहाँ के जो इनके रिस्पेक्टिव एरियाज के जनरल्स थे इस एम्पायर के, उन्होंने वो किंगडम आपस में बांट लिया. वो जो पूरा एम्पायर राज्य इसका था, इसने बनाया था, वो आपस में उन्होंने बांट लिया. तो यहाँ पर एक ग्रीक किंगडम आया जिसको इंडो बैक्ट्रियन किंगडम बोलते हैं. एंड उसका जो किंग था उस समय, दैट वाज सेल्यूकस निकेटर. उसको सेल्यूसिड एम्पायर बोलते हैं. एंड दिस सेल्यूसिड एम्पायर वाज आल्सो ही बेसिकली, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको इन्वेड किया था, तब उन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी. ही वाज डिफीटेड इन द वॉर. एंड उसने तब अपना एक एम्बेसडर इनके कोर्ट में भेजा था. किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के. और वो फेमस जो व्यक्ति था उसका नाम था मेगास्थीन्स. और उसने एक इम्पोर्टेंट किताब लिखी है इंडिका, मेगास्थीन्स इंडिका. और वो इंडिका जो किताब उसने लिखी है, वो एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल, इट इज़ अ सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन. क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ें मेंशन की गई है उस समय के राजपाट के बारे में, उस समय के सोसाइटी के बारे में. इनफैक्ट इन दैट ही मेंशन्ड 7 कास्ट एंड many other things about Indian society. तो वो एक काफी important source of historical construction भी है. Okay. Then what were the effects of Alexander's invasion on India? अब ये यहाँ पे जहाँ उसकी डेथ हुई, that place was called Alexandria. ठीक है, जो आज का प्रेजेंट डे कायरो है, which is the capital of Egypt. तो एलेक्जेंडर के इन्वेजन का सबसे इम्पोर्टेंट जो आउटकम था, दैट वाज अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस इन डिफरेंट फील्ड्स. ठीक है. So basically, he paved way for merchants, traders, and many other ties were made. In fact, when Alexander was here, he encouraged interracial marriages. Uh, the Greeks encouraged interracial marriages, and there was a lot of intermixture. And maybe perhaps that is the reason why you find North Indians are quite fair-skinned compared to South Indians. And South Indians are a bit dark-skinned, and North Indians are quite fair. पंजाबीज, कश्मीरीज, हिमाचल और यहाँ के जो पूरे पाकिस्तान इस एरिया के जो लोग हैं वो काफ़ी फेयर है. तो वो भी मे बी बिकॉज ऑफ दैट इंटरमिक्सचर दैट टुक प्लेस thousands of 2500 years ago. Okay. Then अच्छा, उन्होंने एक हिस्ट्री लिखने का तरीका इंडिया में इंट्रोड्यूस किया. नाउ इंडियन क्रोनोलॉजीज को तुम क्रोनोलॉजिकली इंडियन हिस्ट्री को एलेक्जेंडर के हिस्टोरियंस ने लिखना शुरू किया. So that was another impact of Alexander's invasion. और दूसरा, by destroying all the power of petty states, यानी छोटे मोटे states ये जो इस एरिया में थे, ये सारे खत्म होने की वजह एलेक्जेंडर ने खत्म कर दिए थे, ट्राइबल ग्रुप्स और ये. तो उसकी वजह से यहाँ पर एक स्टेबल बड़ा एम्पायर, एक छत्र राज किसी का एस्टेब्लिश होना शुरू हुआ. और उसके बाद से इस एरिया में हमेशा बड़े बड़े ही राज आए हैं. ओके, इस पूरे एरिया में. सो ये छोटी मोटी प्रिंसिपलिटीज खत्म हो गई एलेक्जेंडर के इन्वेजन के साथ. ओके, सो नाउ वी विल डू इट ऑन पीपीटी. सो इरानियन एंड मैसिडोनियन इन्वेजन्स. सो द आर्किमेनिड एम्पायर जो पर्शिया से था, जो पर्शियन एम्पायर भी जिसको बोलते हैं और जो ईरान बोलते हैं. नाउ दिस मस्ट बी अ फैमिलियर फोटो, स्पेशली पीपल हु लिव इन बॉम्बे, उन्होंने देखा होगा. ये पारसी से इनमें ये होता है. हाँ, जो पारसी एजियरी बोलते हैं उसको, पारसी लोगों का टेम्पल, उसमें ये इनवेरिएबली कार्व्ड होता है. और उनका जो रिलीजियस गुरु है, जैसे हर इसका होता है, गुरु नानक थे सिखिज्म के, तो उनका जुरथुष्ट्र जो है, ये मे बी वो जुरथुष्ट्र है और उससे एसोसिएटेड सारी चीजें ये हमेशा पारसी एजियरीज पे तुमको दिखेंगी. So this was the Achaemenian Empire.
इतना बड़ा, दोनों हर साइड में ये था। इंडिया ये पार्ट उसमें से एक सत्रपी था, वन ऑफ द सत्रपीस। ये दिस इज अनदर मैप ऑफ अकेमिनेड एम्पायर। थोड़ा बहुत इजिप्ट का भी पार्ट था उसमें। तो ये क्या था ना, साइरस द अकेमिनेड फ्रॉम साउथ वेस्टर्न ईरान कॉल्ड साइरस द शेफर्ड established first Persian empire called the Achaemenid after Cyrus clan. Now, he was the king of the Persian tribe located in the mountain fortress near Pasargade. Now, this is another important city even today in Iran. Just a minute. Now, the Medes and Persians had considerable military power. They were expert equestrians. What is equestrian? Equestrians मतलब घुड़सवारी। वो बहुत एक्सपर्ट घुड़सवार थे, लाइक अदर स्टेपी पीपल। नाउ दे वर एक्सपर्ट आर्चर्स इवन ऑन हॉर्सेस, यानी वो घोड़े पे बैठ के भी बहुत अच्छी आर्चरी कर लेते थे। यानी आर्चरी मतलब ये बाण चलाना, यानी एक होता है कि तुम खड़े होके बाण चला रहे हो और एक चलते घोड़े पे भी बाण चला के राइट एम लगा रहे हो। सो ऐसे ऐसी आर्मी से वो भरे पड़े थे। सो दे हैड एन एडवांटेज, और उन लोगों ने इतना बड़ा एम्पायर बनाया इसी वजह से। बिकॉज टू to have a big empire, you the first and foremost prerequisite is a strong army. Not only strong army but also a skilled army. ठीक है। Now they often raided the people from Mesopotamia. Mesopotamia मतलब उसके बगल में जो इराक है वो। Now when the Assyrians and Babylonian empire weakened in the 6th century BC, the Medes and Persians launched their military campaign. ठीक है, तो यहाँ से उनके एम्पायर की एक्सपेंशन शुरू हुई। ठीक है, तो ईरानी इन्वेजन के बारे में। Now in northeast India, smaller principalities and republics gradually merged with the Magadhan Empire. But in northwest India, however, presented a different picture in the 6th century BC. Several small principalities, such as those of Kambojas, Gandharas, and Madras, fought one another. Now, this area did not have any powerful kingdom like that of Magad to weld the warring communities into one organized kingdom. Okay, now as the area was fertile and rich, as the area was fertile and rich, in natural resources, it attracted the attention of its neighbors. In addition, it could be easily penetrated through the passes of the Hindu Kush. Now, this Hindu Kush mountain कहाँ पर है और उसमें जो associated passes है वो हमने देखे थे geography में. Now, the Achaemenian rulers of Iran, who expanded their empire at the same time as the Magadhan princes, took advantage of the political disunity of the northwest frontier. तो as I told you, ये जो पूरा northwest frontier ये एरिया था, ये एरिया में ये अपना जो northwest frontier एरिया है, ये इस एरिया में जो तीन मेजर किंगडम्स थे, गंधार, कम्बोज एंड मद्रास, ये आपस में ही लड़ लड़ के इन लोगों ने एक दूसरे को वीक कर दिया था। एंड इनमें जो डिसयूनिटी थी, इसका फायदा बेसिकली अकेमेनिड रूलर्स ने उठाया। द इरानियन रूलर Darius invaded northwest India in 516 BC and annexed Punjab and the Indus and the Sindh. Now this area was converted into the 20th province or satrapy of Iran, which had a total number of 28 satrapies. Now the Indian satrapy included Sindh, the northwest frontier, and the part of Punjab that lay to the west
of the Indus. Now, it was the most fertile and populous part of the empire. Now, it paid a tribute of 360 talents of gold, which accounted for one third of the total revenue Iran received from the Asian provinces. Okay, from the Asian provinces, उसका one third ये अकेला इसी एरिया में से था. Now, the Indian subjects were also enrolled in the Iranian army, and Xerxes, Darius's successor, employed Indians in the long war against the Greeks. तो पहले उनका ग्रीस के साथ वॉर चलता रहा, लेकिन इवेंचुअली जेरसेस मतलब डारियस जेरसेस की भी डेथ के बाद जो नए रूलर्स आए होंगे वो इतने स्ट्रांग नहीं होंगे. सो दिस Achaemenid empire started weakening, and eventually Greeks basically succeeded in capturing all these areas. Now it appears that India continued to be part of Iranian empire till its invasion by Alexander. ठीक है. सो ये जो पार्ट था हमने अभी जो देखा, ये पार्ट ईरान इरानियन रूलर्स के ही अंडर में था टिल इट वाज फाइनली इन्वेडेड बाय अलेक्जेंडर. ओके. फिर डारियस के बारे में, ही वाज द बेस्ट ऑर्गेनाइजर अमंग पर्शियन किंग्स. ही एक्सटेंडेड द पर्शियन एम्पायर टू द इंडस रिवर इन द नॉर्दर्न इंडिया. His empire stretched 3,000 miles. तो 3,000 miles बहुत बड़ा एरिया होता है. It's almost 4,000 kilometers. No, not 4,000, more than 5,000 kilometers. So he built a new capital at Persepolis. Okay. Now, according to Herodotus, Herodotus is known is a famous historian, and he is also called the father of history. Okay. So, according to Herodotus, Punjab and Sindh Satrapi was the 20th in the Persian Empire. Now, it was considered to be the richest and the most popular province of the Persian Empire. Now, its annual tribute amounted to 360 eubotic talents of gold dust. Now, the Kharoshthi script was used on the northwest frontier since then up till about 4th century AD. Okay, on the eve of Alexander's invasion, the hold of Persian emperors on their Indian provinces had become weak. So, as I told you, जब एलेक्जेंडर ने फाइनली इन्वेड किया था इस एरिया को, इंडियन साइड के एरिया को, तब वहां पर Achaemenid रूलर्स का ये प्रभाव वैसे भी कम हो गया था. एंड एनीवेज द Achaemenid empire was gradually getting subjugated to the Greek empire. Now there are some results of the contact. Now Indo-Iranian contact lasted for about 200 years. Now it gave an impetus to Indo-Iranian trade and commerce. The cultural results were more significant. For example, Iranian scribes brought into India a form of writing that came to be known as Kharoshthi script. Now it was written from right to left like Arabic. The Ashokan inscriptions in northwest India were written in the 3rd century BC in this script, which continued to be used in India till the 3rd century AD. Okay. Now, Iranian coins are also found in the northwest frontier region, which points to the exchange of goods with Iran. So, this only shows that उस समय एक trading relations भी थे. Now, it is however wrong to think that the punch marked coins came into use in India as a result of contact with Iran. However, Iranian influence on Maurya sculpture is clearly perceptible. The monuments of Ashoka's time, especially the bell-shaped capitals, owed something to the Iranian models. Bell-shaped capitals है ना, अगर ये अशोकन टाइम की जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थी, उसके ऐसे बेल शेप्ड ये थे, जो भी महल थे या बिल्डिंग्स या टेम्पल्स, वो ऐसे बेल शेप्ड थे. So ये basically this kind of construction we learned from Iranians. Now the monuments of Ashoka's time, especially now Iranian influence may also be traced in the preamble to Ashoka's edicts, as well as the in certain terms used in them. For instance, for the Iranian term DP, the Ashokan scribe used the term lipi. Lipi matlab script. Okay, now also it appears that through the Iranians, the Greeks learned about great wealth of India
which whetted their greed and led to Alexander's invasion of India. ठीक है, सो फाइनली जो ग्रीक इन्वेजन इंडिया पे हुआ वो इनके इन्होंने जो इनपुट्स दिए थे उसकी वजह से हुआ. ओके, नाउ वी कम टू Alexander's invasion of India. Okay,